अच्छा गाइज, अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.10 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैलकुलेट करना है। तो जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ये हरगिज भी जो है ना इसका आंसर नहीं है, बल्कि क्या है, ये आपका पूरा लेक्चर है कि स्टोइचियोमेट्री क्या है। तो डेफिनेशन, स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट क्या होते हैं, यहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये क्या होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, मतलब कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। तो यहाँ पे ये हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस करना है कि रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट का मास बताता है, मॉलिक्यूलर वेट बताता है, केमिकल इक्वेशन एंड फार्मूलाज। यहाँ पे हम इसके एजम्पशंस और जो लॉ ये ओबे कर रहे हैं उनको लिखेंगे। फिर यहाँ पे आके के इसके रिलेशनशिप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के क्या है कि रिएक्टेंट हम किस चीज में लेंगे और प्रोडक्ट हम किस चीज में लेंगे। तो मास मास रिलेशन, मोल मास रिलेशन, मोल मोल रिलेशन, मोल वॉल्यूम रिलेशन। और फिर एंड में के स्टोइचियोमेट्रिक जो है ना हमारे पास जो केमिकल एनालिसिस होती है वहां पे इसका रोल क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में तो टाइट्रेशन, टाइट्रेंट, टाइट्रेट एंड इंडिकेटर, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में प्रेसिपिटेशन, वोलेटाइजेशन एंड इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप इस पूरे लेक्चर को जो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मिस बिल्कुल नहीं करना। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। वेलकम करता हूं वाट्स एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, जो कि हम एमडीकेट के लेक्चर को हल कर रहे हैं। तो एमडीकेट, ईटा, नीट, जी, जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उस सारे की प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद है बोर्ड से ही सारा कुछ आज क्लियर हो जाएगा और आप लिखेंगे कि सर स्टोइचियोमेट्री की समझ आज फर्स्ट टाइम आई है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि स्टोइचियोमेट्री बेसिकली, कोई इसको स्टोइकियोमेट्री कहता है, कोई स्टोइचियोमेट्री कहता है, आपकी जो मर्जी आप इसको कह दें। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप पे छोड़ देता हूं, वैसे मैं इसको स्टोइचियोमेट्री कहता हूं। अच्छा, यहां पे हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे कि स्टोइचियोमेट्री स्पेलिंग इसकी याद करना, बाज़ों का जो है ना वो प्रैक्टिकल वगैरह में स्पेलिंग के पूछा जाता है कि स्टोइचियोमेट्री की स्पेलिंग क्या है। तो स्पेलिंग थोड़ी सी ये जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन और प्रैक्टिकल वर्ड से थोड़ी सी जो है ना चेंजेस है, तो इसलिए आपने इसको याद करना है। अब ये बेसिकली है क्या, देखिए केमिस्ट्री की स्टार्ट ही यहां से होती है। जितने हम कैलकुलेशंस करते हैं वो सारे हम इसी के बेस पे करते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिलेशन है, तो एक तो वो आप एरो देखते हैं, उससे हट के अगर कोई चीज इनको कंबाइन करती है तो वो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कंबाइन करती है। अगर ये ना होते तो हमें पता नहीं चलता कि कितना रिएक्टेंट लिया है, कितना प्रोडक्ट लिया है, कितना रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा टच देते हैं कि इसका कंसर्न क्या होता है। तो कंसर्न विद द कैलकुलेशन, यहां पे अगर हम बात करें कि कंसर्न विद द कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब यह है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के कैलकुलेशन हमें बताता है। ठीक है, कैलकुलेशन क्या है, कितने मास हमने प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के लिए है, कितना मास प्रोडक्ट का बना हुआ है, कितने मोल रिएक्टेंट के लिए है, कितना प्रोडक्ट, कितने मोल जो है ना वो प्रोडक्ट बना हुआ है, कितने जो है ना पार्टिकल्स या कितने जो है ना वो एवोगैड्रो नंबर हमने रिएक्टेंट्स लिए हुए और कितने एवोगैड्रो नंबर या पार्टिकल हमारे पास प्रोडक्ट बना है। ये सारी कैलकुलेशन हम यहां से कर लेते हैं। तो ये तो इसका पहला पॉइंट हुआ। सेकंड क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। देखिए अब जो बात मैंने आपसे की थी कि सारा कुछ अमाउंट्स का हो रहा है, मतलब यह है कि वैल्यूज सारी डिस्कस हो रही है। तो जब वैल्यूज डिस्कस होगी तो वहां पे क्वालिटी नहीं, वहां पे क्वांटिटी आती है। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। अब ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स किसके दरमियान है, तो डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इनके दरमियान है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। तो थर्ड फिर क्या होगा, थर्ड ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि द नंबर्स। अब नंबर्स क्या है जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब यह है कि हमारे पास
10 ग्राम ये एक नंबर है, तो 10 ग्राम प्रोडक्ट का 1 मोल, 1 एवोगैड्रो नंबर, 2 एवोगैड्रो नंबर, तो ये सारे नंबर्स हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसको लिखने की, लेकिन चलो देख देते हो कि कंसर्न विद नंबर्स कैलकुलेटिंग इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन के बैलेंस होना जो है ना वो ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप इसके कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और कैलकुलेशन से जो आप रिजल्ट्स लेना चाहते हैं वो फिर आप वहां से हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इसके फर्दर टाइप्स पे आते हैं कि इसको हम किस किस तरह जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं और किस किस तरह इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहां पे अगर हम बात कर लें तो इसको हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये बेसिकली यहां से ये आया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास है स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। क्या है, हम बात कर लेते हैं कि स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। तो किसी भी रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो मोल्स रेशो होती है। ठीक है, मोल्स रेशो किस तरह कि मोल ratios in which mole of reactant formed moles of प्रोडक्ट। मतलब यह है कि अगर हम कोई रिएक्शन ले लें और वहां पे हम कहें कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है ना 1 मोल है, प्रोडक्ट 1 मोल बना है, ये स्टोइकियोमेट्री है किसी भी रिएक्शन की, कि आपने जो है ना वो जब मोल में आप रिएक्टेंट भी लेते हो और मोल में आप इसका प्रोडक्ट भी लेते हो, तो ये आपके पास स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्या है, यस, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स, तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। अब स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स आपके पास बेसिकली द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब आप इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, जब आप कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेते हैं तो वहां पे जब आप कैलकुलेशन करते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास CO2 कंबाइन हो रहा है, CnO2, और ये हमें CO2 दे रहा है। हम कहते हैं कि 12 ग्राम, यहां पे हम कहते हैं 32 ग्राम, और ये बनता है 44 ग्राम। तो ये हमारे पास अमाउंट्स कैलकुलेट हो रहे हैं कि हमने ग्राम में इसको लिया हुआ है। ठीक है, हमने इसको ग्राम में लिया हुआ है, हम इसको वॉल्यूम में ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गए हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स के बाद हमारे पास है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये हम इस एरो को थोड़ा सा इस तरफ लेके चलते हैं तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब यहां पे ये जो कैलकुलेशन है, लेट सपोज आपने इसके इतने ग्राम को कंबाइन किया है, 12 and 32 तो 44 आता है। ये जो कैलकुलेशन है इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, कि अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स को कैलकुलेट करके, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे हम मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को जिससे आप नंबर्स फाइंड आउट करते हो, इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। सो यहां पे हम लिख लेते हैं कि कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन, अब ये जो कैलकुलेशन है किस चीज पे बेस करती है, यस, बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। डोंट वरी, मैं बताता हूं। देखिए, हमने बात की स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स की। स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स ये वैल्यूज है। अब यहां पे मैं कहता हूं कि मैंने इसका 12 ग्राम लिया हुआ है। ठीक है, मुझे कितने ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ताकि मैं इसके 44 ग्राम बना सकूं।
अब मैं कहूंगा कि 12 ग्राम से मेरे पास जो है ना वो ये इतना आता है, तो इतने से मुझे ये कितना आएगा, तो ये जो सारी कैलकुलेशन होती है इसको हम कहते हैं स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन। लेकिन ये स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन किस चीज पे बेस करती है? ये तो बेसिकली इस स्टैचोमेट्री पे बेस करती है ना। ये जो स्टैचोमेट्री है, ये हमने लिया है, ये लिया है, ये लिया है, फिर इसको मोल में ले सकते हैं, इसको फिर जो है ना हम नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स में ले सकते हैं। तो ये सारा स्टैचोमेट्री है। ये जो वैल्यूज यहां पे गिवन है विद ग्राम, ये अमाउंट्स हैं, और जब हम इसके फिगर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन। क्या कहते हैं? स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन। और इसके बाद ये देखिए, आप सीरीज में इसको याद करें, इसके बाद फिर आते हैं स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या? स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां पे अब हम द फोर्थ वन लिख लेते हैं, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब यहां पे स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? जो नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए, ये वैल्यू ये वाला बताता है, इसकी जो कैलकुलेशन होती है ये बताता है, और ये नंबर्स ये बताता है। ठीक है, यहां से मेरे ख्याल में आपको इसका ज्यादा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, the number of molecules participated in a chemical reaction। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि the numbers of molecules participated in a chemical reaction। ठीक है, तो अब इसको आप जो है ना, मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं वन स्टेप में। स्टैचोमेट्री क्या है? ये हमारे पास कैलकुलेशन है, रिलेशनशिप है, नंबर्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले स्टैचोमेट्री ऑफ द रिएक्शन क्या होती है? स्टैचोमेट्री ऑफ द रिएक्शन कि जब आप रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स लेते हैं, आप रिएक्टेंट्स के जो है ना वैल्यूज लेते हैं, और उससे आप प्रोडक्ट के वैल्यूज मालूम करते हैं, नंबर वन। फिर हम इसमें सेकंड पे बात करते हैं कि स्टैचोमेट्रिक अमाउंट्स क्या होते हैं। जब आप इसको ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, मिलीग्राम, जितनी भी वैल्यूज यूनिट्स के साथ आप लेते हैं, ये हमारे पास अमाउंट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास, देखिए, हम जब शॉपकीपर के पास जाते हैं तो 10 kg, 10 ml, 10 लीटर, ठीक है, 500 ग्राम, इस तरह की वैल्यूज बताती है। तो ये बेसिकली अमाउंट्स आपके आ गए हैं। फिर नेक्स्ट में हम कहते हैं कि स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन, जब इन वैल्यूज को, इस नंबर को जब हम कैलकुलेट करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन है। और फिर स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आपके पास जो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल्स है, वो फिर हमारे पास क्या आ जाता है? वो हमारे पास, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। तो अब ये जो नंबर है, ये जो कोएफिशिएंट है, यहां पे जो लिख के होते हैं, ये आपके पास क्या आ जाते हैं? ये आपके पास आ जाते हैं स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहां तक ये क्लियर है, क्योंकि इसके बाद अब मैं आपको स्टैचोमेट्री का जो है ना, वो हमें कौन सी कैलकुलेशन ये देता है, तो एक मैं एग्जांपल स्टार्ट में दूंगा, और फिर इसकी जो वैल्यूज है, मतलब ये है कि कितना ये यूजफुल है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है, उसको डिस्कस करूंगा। आप इसका जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब आप देखिए, यहां पे मैं आपको ये बताता हूं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि 1 मोल मैंने इसका ले लिया, और इसका भी मैंने 1 मोल ले लिया, और इसका भी मैंने 1 मोल ले लिया। ठीक है, फिर मैं कहता हूं कि इसके मैंने 12 ग्राम लिए हैं, इसके मैंने 32 ग्राम लिए हैं, और इसके मेरे पास 44 ग्राम है। आई समझ में बात? फिर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास 6.022 इंटू 10 रेज़ द पावर 23 पार्टिकल है, 6.022 पावर 23 पार्टिकल्स है, और 6.022 इंटू 10 रेज़ द पावर 23 पार्टिकल है। ये बेसिकली आपके पास क्या होते हैं? ये बेसिकली आपके पास ये जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है, इसको हम कहते हैं स्टैचोमेट्री। क्या कहते हैं? स्टैचोमेट्री, कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिले, फिर इसको अमाउंट्स में, फिर इसको कैलकुलेशन में, और इसको कोएफिशिएंट में हमने कन्वर्ट करना होता है कि किस तरह इससे हम ये सारे मालूमात ले सकते हैं कि कितना रिएक्टेंट कंबाइन हुआ, कितना प्रोडक्ट बना। हमने आउट ऑफ 2 1 रिएक्टेंट लिया, दूसरा हमें कितना रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट हमारे पास कितना बनेगा, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, ये प्रोडक्ट हमारे पास तब बनेगा
जब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, प्रोडक्ट कितना बना है, कितना रिक्वायर्ड है, तो फिर ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम यहां से ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि स्टैच्योमेट्री हमारे लिए यूजफुल क्या है, मतलब यह है कि ये हमें कौन कौन सी चीजें दे रहे हैं, तो वो मैं अब समराइज करता हूं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि स्टैच्योमेट्री हेल्प अस टू डिटरमाइन, अब ये हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, तो हमें कि हाउ मच अ सब्सटेंस इज नीडेड एंड हाउ मच अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट। तो इसको हम 2 में डिवाइड कर लेते हैं कि हाउ मच अ सब्सटेंस इज नीडेड एंड हाउ मच अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन ये सब्सटेंस हम कैसे मालूम करेंगे, मतलब ये है कि सब्सटेंस हमारे पास क्या होगा, तो वो आपके पास आएगा नंबर 1 के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास होगा। तो हम कहेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। द नंबर 1 2 मोलिकुलर वेट, क्या होगा, मोलिकुलर वेट। ये सारी चीजें स्टैच्योमेट्री में इस्तेमाल होती है। 3 केमिकल इक्वेशन, क्या होगा, केमिकल इक्वेशन। एंड द 4th वन फॉर्मूलाज। इन सारी चीजों को यूटिलाइज करके हम ये सारी चीजें मालूम कर सकते हैं। 2 3 एंड 4। तो स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशन या स्टैच्योमेट्री हमें क्या बताती है कि कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है, कितने अमाउंट से हम कितना अमाउंट जो है ना वो निकाल सकते हैं, और ये आपके पास उसके पूरे का पूरा जो है ना वो कंक्लूजन आ जाता है, पूरे का पूरा कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है, तो ये तो आ गए हमारे पास स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशन। लेकिन ये हम कब कर सकते हैं, ये जो इतनी इंफॉर्मेशन है, तो इसके लिए हमें एक स्टेज रिक्वायर्ड होता है ना, हमें पहले से वो पूरा प्रोसीजर आना चाहिए, हमारे पास पहले से वो सारा कुछ वो बेस मौजूद होना चाहिए, तब हम ये सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए एजम्पशंस है, क्या है, हम यहां पे बात कर लेते हैं कि स्टैच्योमेट्री एजम्पशंस, क्या है, एजम्पशंस है। अब वो एजम्पशंस हमारे पास कौन कौन से हैं, तो एजम्पशंस हमारे पास है द फर्स्ट वन, हम कहेंगे कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए। सो ऑल रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, ऑल रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मतलब यह है कि अगर आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं है, तो आप ये स्टैच्योमेट्री नहीं कर सकते। सेकंड क्या होगा, नो साइड रिएक्शन, नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो साइड रिएक्शन नहीं है कि पड़ोस में कोई रिएक्शन हो रहा है, साइड रिएक्शन का मतलब यह है कि आपके पास कोई बाई प्रोडक्ट्स नहीं बन रहा। लेट्स सपोज आप यहां पे बना रहे हो CO2 और साथ में कुछ और भी बन रहा है, तो अगर आप इसके सपोज लेते हो 12N32, मतलब आपने 44 ग्राम लिया और आपके पास 25 ग्राम बन रहा है, तो आप कहेंगे भाई ये तो रिएक्शन सही नहीं है। लेकिन हो सकता है कि साथ में आपके पास जो है ना वो कोई 19 ग्राम का कुछ और भी बन रहा हो, तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब साइड प्रोडक्ट्स नहीं बनना चाहिए। और साइड प्रोडक्ट्स जब बनते हैं तो ये साइड रिएक्शन की वजह से बनते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड। मतलब यह है कि ये दोनों लॉ ओबे हो, अगर इनमें से कोई एक भी इनकम्प्लीट हो तो फिर भी आपके पास जो है ना ये स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं हो सकती, स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं हो सकती। तो यहां तक क्लियर है कि ये स्टैच्योमेट्री है, ये स्टैच्योमेट्री के हमारे पास जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है
और इन एजम्पशंस के बाद, इन 3 एजम्पशंस के बाद ही हम स्टोइचियोमेट्री कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट में मैं टच देता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और डेफिनेट प्रोपोर्शन को, और फिर हम स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। अच्छा गाइज, अब यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। हम कहते हैं कि जितना मास यहां पे रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का बनेगा। ठीक है, या हम कहते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास है वो डेफिनेट रहेगा, मतलब यह है कि वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, या हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास मैटर ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये स्टोइचियोमेट्री के साथ कैसे कोरिलेट करेंगे? स्टोइचियोमेट्री में जब आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो आप रिएक्टेंट्स को लेंगे और उससे आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो उनकी वैल्यूज एक जैसी होनी चाहिए। अगर पॉइंट्स में कोई फर्क आता है दैट्स ओके, फ्रैक्शंस वगैरह में, लेकिन मेजर डिफरेंस नहीं आना चाहिए। नंबर्स का नहीं आना चाहिए, बड़े नंबर्स का 1 2 3 4 5 इस तरह का फिर नहीं आना चाहिए। इट मींस कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। डेफिनेट प्रोपोर्शन, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास NaCl है, ये अगर हम C से ले लें या हम डिपॉजिट से ले लें, इसमें जितना सोडियम है 23 + 35.5 ग्राम, ये फिक्स रहेगा, चाहे आप इस सोर्स से ले लें या इस सोर्स से ले लें। मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस ले लें तो उसमें जो फिक्स प्रोपोर्शन है एलिमेंट्स का, एटम्स का, वो कांस्टेंट रहता है irrespective of the source from where you got it। ठीक है, तो ये दोनों लॉज यहां पे, मतलब ये है कि आप ये नहीं है कि CO2 यहां पे बना है तो वो कुछ और होगा, अगर कोई और रिएक्शन आप इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ और होगा, फिर तो आप ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब ये कि आप एक शॉपकीपर के पास गए और वहां पे चीनी जो है ना वो कहता है कि भाई मैं तो किलो के हिसाब से देता हूं, जो कि यूजुअली होता है। फिर आप एक और शॉपकीपर के पास जाते हो, ये कहते हैं कि मैं 100 रुपीज का 1 किलो देता हूं। वहां पे जब वो कहते हैं कि भाई मैं तो जो है ना वो 100 रुपीज का 1 लीटर देता हूं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये तो आ गया। अब यहां पे हमारे पास रिलेशनशिप्स क्या होते हैं स्टोइचियोमेट्रिक की, जो है ना हमारे पास रिलेशनशिप्स क्या होंगे? मतलब यह है कि हम रिएक्टेंट को किस स्टेज में लेंगे और हम प्रोडक्ट को किस स्टेज में लेंगे। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं कि रिलेशनशिप इन स्टोइचियोमेट्री, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब लेट्स सपोज, पहले मैं आपको ये रिएक्शन लिखवा देता हूं, फिर बात कर लेते हैं। 1 2 3 4। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है कि मास एंड मास रिलेशनशिप। क्या है? मास एंड मास रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे? मास में होंगे। मतलब यह है कि दोनों ग्राम में होंगे। जिस तरह मैंने CO2 की मिसाल दी थी कि मैंने कहा कि 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम और यहां पे 44 ग्राम बन रहा है, तो मतलब ये कि दोनों साइड ग्राम में है। तो आपको अगर ग्राम में दिया जाता है तो आपसे प्रोडक्ट भी ग्राम में ही मांगा जाता है। ठीक है, तो यहां पे दोनों आपके पास ग्राम में होंगे। सेकंड हमारे पास है मोल मास और मास एंड मोल रिलेशनशिप। मतलब यह है कि आपके पास जो रिएक्टेंट होगा वो मोल में भी हो सकता है और वो मास में भी हो सकता है, और प्रोडक्ट जो होगा वो भी मोल और मास में हो सकता है, लेकिन एक होगा। अगर ये मोल में है तो ये मास में होगा, अगर ये मास में है तो ये फिर मोल में होगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप है। थर्ड वन आपके पास है कि मोल एंड मोल रिलेशनशिप। मतलब यह है कि आपके पास रिएक्टेंट भी मोल में होगा, जिस तरह हमने बात की थी कि CO2 के केस में कि 1 मोल और ये प्रोडक्ट भी हमारे पास CO2 1 मोल का बन रहा था। तो एक ये रिलेशन है। ठीक है, एंड द फोर्थ वन हमारे पास है कि वॉल्यूम और मोल, या मोल एंड वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम और वॉल्यूम मोल। मतलब यह है कि एक वॉल्यूम में होगा, दूसरा मोल में होगा। ठीक है,
तो अगर ये मोल में है तो वो वॉल्यूम में होगा, और अगर ये वॉल्यूम में है तो वो मोल में होगा। तो ये बेसिकली जब आप केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे ना, तो ये चीजें फिर आपके सामने आएंगी। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप है, ये बेसिकली रिलेशनशिप है। तो ये नहीं है कि अगर आपसे कोई कहे कि भाई आप यहाँ पे मतलब ये है कि आपको मास ग्राम में दिया हुआ है और आपसे कहते कि भाई मोल में आप मुझे प्रोडक्ट निकाल के दे, और आप कहे कि नहीं भाई ये तो आपने मुझे जो है ना वो मैंने मास में मालूम करना है, मोल में तो नहीं मालूम करना क्योंकि मुझे रिएक्टेंट भी मास में है। नहीं, आप मास में पहले उसको मालूम करें और फिर मोल में कन्वर्ट करें। दैट इज द वन स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, आप यहीं से इसको मोल में कन्वर्ट कर लें और मोल से फिर मोल मालूम करें। तो आप इसको दोनों तरीकों से कर सकते हो। बाकी मास में क्लियर है, मोल में क्लियर है, और इस वॉल्यूम मोल में या मोल वॉल्यूम में और मास मोल में या मोल मास में, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है। तो ये आपने कन्वर्ट करके उनको आंसर देना है। अब द नेक्स्ट के स्टोइचियोमेट्री का केमिकल एनालिसिस से क्या ताल्लुक है, तो उस पर बात करते हैं। अच्छा गाइस, स्टोइचियोमेट्री इन केमिकल एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस दो तरह के हैं। द फर्स्ट वन हमारे पास है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो इसमें भी स्टोइचियोमेट्री इस्तेमाल होती है। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम कौन से स्टेप्स करते हैं, तो मैं इसको जस्ट एक टच देता हूं। ट्राइटेशन है, वॉल्यूम इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, टाइट्रेंट है, टाइट्रेट है, और एक हमारे पास आएगा इंडिकेटर, ठीक है। यहां पे सेकंड हमारे पास है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जहां पे मास इस्तेमाल होगा। क्या होगा, मास। मतलब यह है कि हम सारी कैलकुलेशन जो है ना वो सॉलिड फॉर्म के लिए करेंगे। तो वहां पे एक हमारे पास है प्रेसिपिटेशन एनालिसिस, ठीक है, और वोलेटिलाइजेशन एनालिसिस है, और एक थर्ड वन भी हमारे पास आता है, दैट इज इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। ये एनालिसिस भी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरह के केमिकल एनालिसिस हैं। ये भी स्टोइचियोमेट्री का रोल भी यहां पे बहुत ज्यादा अहम है, और इसके कैलकुलेशन में भी आपके पास स्टोइचियोमेट्री क्या होगी, वो इस्तेमाल होगी। वो क्या होगी, वो इस्तेमाल होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि उसका आंसर। तो हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH। अब हम NaOH का मास कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमारे पास वैल्यूज क्या थी। हमें कहा जा रहा था कि 500 ml 0.1 मोलर सोल्यूशन है, 0.1 मोलर सोल्यूशन है, और 500 ml मतलब ये उसका वॉल्यूम है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो आप मोलर मास आप NaOH मालूम करें, तो वो है 40 ग्राम पर मोल। क्योंकि सोडियम हमारे पास 23 है, ऑक्सीजन 16 है, और हाइड्रोजन 1 है। ये तो हमारे पास ये आ गया। फिर मोलैरिटी हमारे पास कितनी है, तो मोलैरिटी हमारे पास है 0.10 मोलर, ठीक है। ये हमारे पास मोलैरिटी है। और वॉल्यूम आप NaOH कितना है, तो वॉल्यूम हमारे पास है 500 ml और 0.5 लीटर। ये हमारे पास आ गया हम डेटा। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो देखिए मोलैरिटी बराबर होती है किस चीज की, मोलैरिटी बराबर होती है मोल पर वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। अब हमने मोल को कन्वर्ट किया किस चीज में, स्मॉल m मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास एंड वॉल्यूम इन लीटर में। तो लिहाजा हमारे पास बराबर हो गया क्या, इस मास को हम लेते हैं, तो मास आप NaOH, ये ऊपर आगे जो है ना नॉमिनेटर में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगी मोलैरिटी, मोलर मास और वॉल्यूम इन लीटर। तो आ गया 0.10 मल्टीप्लाई विथ 40 मल्टीप्लाई विथ 0.5, तो इससे आ गया है 2 ग्राम। तो मतलब यह है कि मास आप
OH कितना है, ये हमारे पास आ गया है 2 ग्राम। कितना आ गया है? 2 ग्राम। तो लिहाजा अगर हमें स्टोइचियोमेट्री आती है, हमें वॉल्यूम, मास और मोल का रिलेशन आता है, इसको निकालने के तरीके आते हैं, इसको बैलेंस करने के तरीके आते हैं, इसका फॉर्मूला आता है, तो हम इजीली कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है ना वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो तो ये हम मालूम कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।